हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई सिस्टम में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक साथ हो रहा हो तो क्या आपको भी लगता है कि इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें फोर्स इज इक्वल टू एम ए और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन का यूज करना होगा? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज आपका ये सोच चेंज होगा और आज हम देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम बिना टॉर्क और फोर्स के इक्वेशन लिखे बिना एनर्जी मेथड से बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। हमें इसमें ना कोई कांस्टेंट फोर्स या टॉर्क की आवश्यकता है, हम बस 3-4 स्टेप में एनर्जी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन में ये दो सिलिंड्रिकल व्हील है और इन व्हील्स का रेडियस आर है और मास एम है और इन सिलिंड्रिकल व्हील के सेंटर आर नॉट के नीचे दो हिंजेस हैं और इसमें एक रॉड रखा हुआ है एबी जिसका मास एम है। तो ये पूछ रहे हैं कि हम अगर इस सिस्टम को थोड़ा अगर घुमाकर छोड़ दें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कितनी होंगी। तो आपने ट्रेन का पहिया देखा होगा, ये ट्रेन का पहिया मान लो और ये जो है वो कपलिंग रॉड है। इमेजिन करो कि हमने इस सिस्टम को एक जनरल एंगल थीटा पे रोल किया और इसकी स्पीड जो है वो ओमेगा है और दोनों सिलेंडर के सेंटर की स्पीड v है। तो क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो v जो है वो r ओमेगा होगी। अब हम आते हैं इस रॉड पर। तो पहले ये हिंजेस जो है ए और बी वो सेंटर के जस्ट नीचे में है एट द डिस्टेंस आर नॉट और यहां भी है आर नॉट है। तो ये जब थीटा जब घूमेगा तो पॉइंट ए जो है वो घूम के यहां पे आएगा। घड़ी का सुई आप अगर मानो तो ये सेंटर है और ये 6 अगर मान लो तो जब ये घूमेगी तो घड़ी की सुई जो है वो यहां से यहां पे आएगी। तो पहले ये रॉड का पॉइंट जो ये हिंज था वो यहां पे था, अब ये घूम के यहां पे आएगा। क्योंकि दोनों सिलेंडर्स जो है वो आइडेंटिकल हैं इसीलिए जितना ए आएगा उतना ही बी आएगा। तो क्या ए बी रॉड अब हॉरिजॉन्टल होगा? जब ये सिलेंडर घूम रहा होगा तब ये रॉड ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा या टिल्ट होगा। ये पैरेलल टू ग्राउंड ही होगा हर टाइम या ये झुकेगा ऐसे या ऐसे। सोचो एक बार। तो इसका आंसर ये है कि जब ये दोनों सिलेंडर घूम रहे होंगे तो जितना ए घूमेगा उतना ही बी घूमेगा और हर इंस्टेंट पर जो ये थीटा है वो सेम होगी। थीटा अगर सेम होगी तो ये रॉड जो है वो हर इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, इसमें कोई टिल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो जब ये रॉड यहां से यहां पर उठ के आ गया तो क्या इस रॉड के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुई? क्योंकि पहले ये रॉड यहां पे था, अब ये रॉड उठ के यहां पे आ गया। तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का हाइट में डेल्टा एच चेंज हुआ तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। इसके अलावा रॉड का क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है? तो रॉड का एक अपना काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये रॉड जो है ये इन व्हील्स के साथ आगे मूव भी हो रहा है। इसके अलावा इन सिलेंडर्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर इन सारे एनर्जी का अगर सम अगर करें तो इस सिस्टम का एनर्जी हमारे पास में आ गया। और क्योंकि ये प्योर रोलिंग है और प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन वगैरह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई वर्क नहीं करता तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। तो अगर इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व अगर है तो DE अपॉन DT जो है वो 0 होगा। तो हम अगर इस सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर E निकाल लें
और उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट अगर करें तो वहां से अल्फा आएगा, और ये अगर अल्फा अगर थीटा के प्रोपोर्शनल अगर होगा तो ये जो है वो SHM होगा, और इसको हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दिखाना है। और यहां से अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ओमेगा आ गया, ओमेगा अगर आ गया तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। पहले हमें इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखनी है कि कितनी होगी। तो इस सिस्टम का एनर्जी लिखने के लिए ये सिस्टम जो है वो एक सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 और ये रॉड से मिलके बना है। तो एनर्जी लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ सिलेंडर 1। तो सिलेंडर 1 जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ में घूम भी रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ, बोलो, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, जहां पर ये जो है वो इसके घूमने के कारण है, और ये जो है वो क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये रोटेशनल हो गया और ये ट्रांसलेशनल हो गया। हाफ v सी एम स्क्वायर, ठीक है, हो गया हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है? एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो ऐसे, तो ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहां आ गया हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसकी मास m है और रेडियस जो है इसकी r है, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m, और v जो है वो r ओमेगा है, तो यहां पे आ गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आ गया 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक सिलेंडर की एनर्जी हुई। तो ऐसे सिलेंडर्स जो है वो 2 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिलेंडर्स कितना हो गया? सिलेंडर्स इंटू हो गया 2 ये हो गया, तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस रॉड की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी ऑफ रॉड कितना होगा? एनर्जी ऑफ रॉड, टोटल एनर्जी ऑफ रॉड, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। तो क्या इस रॉड की कुछ स्पीड होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? और उस स्पीड के कारण इस रॉड का कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, और रॉड क्योंकि मोशन के साथ इसके हाइट में शिफ्ट हो रहा है, तो इस शिफ्ट के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी इस रॉड की आ रही है। तो पहले हम इस रॉड का स्पीड निकालते हैं और फिर चेंज इन हाइट निकालते हैं। तो स्पीड इसका कैसे आएगा? तो क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए और बी का स्पीड जो है वो सेम होगा, और रॉड की स्पीड वही होगी जो ए या बी की स्पीड है? क्यों ऐसा? मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये रॉड है ऐसे मान लो, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए और बी की इस स्पीड जो है वो सेम होगी, और इस रॉड की वही स्पीड होगी जो ए पे चाहे बी पे है। ऐसा क्यों? देखो, ये इस स्पीड अगर v है तो मैं इसको v डैश कह रहा हूं, तो यहां अगर v डैश है और पॉइंट बी की भी अगर v डैश है, रॉड जो है वो किस स्पीड के साथ आगे मूव होगा? अभी v डैश है और यहां भी v डैश है, तो इमेजिन करो कि पॉइंट ए और बी पे 2 आर्मी है, और दोनों v इस स्पीड के साथ आगे की ओर मूव हो रहे हैं, और एक के हाथ में पॉइंट बी है और एक के हाथ में पॉइंट ए है। तो अब इस रॉड की स्पीड कितनी होगी? v होगी। वही सेम केस यहां पे है,
यहां अगर ए की इस स्पीड अगर वी डैश है और बी की अगर वी डैश है तो इस रॉड की इस स्पीड जो है वो वी डैश ही होगी। तो पॉइंट ए की इस स्पीड अगर वी डैश अगर है तो वी डैश कितना होगा, वी डैश की वैल्यू कैसे आएगी? तो हम अगर इस सिलेंडर के अगर फ्रेम में अगर बैठ अगर जाए तो इस सिलेंडर के फ्रेम में ये पॉइंट ए जो है वो घूम रहा है, क्या इस फ्रेम में ये पॉइंट ए ट्रांसलेट हो रहा है? तो हम अगर यहां अगर बैठ के अगर देखें तो इस फ्रेम में ये पॉइंट है वो घूम रहा है, तो इस फ्रेम में इसकी इस स्पीड जो होगी वो आर नॉट इंटू ओमेगा होगी, इस ओर होगी। तो हम अगर ग्राउंड के अगर रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब पॉइंट ए की स्पीड कितनी होगी? तो इस स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर सी प्लस स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी ए सी कितना होगा? तो सी से हम अगर देखें तो आर नॉट ओमेगा इस ओर है, तो ये आ गया माइनस आर नॉट ओमेगा, और वी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो वी है, तो ये आ गया वी माइनस आर नॉट ओमेगा। तो ये है स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पॉइंट ए जो है वो इस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, बी माइनस आर नॉट ओमेगा। अब पॉइंट ए और बी जो है वो सिमेट्रिकल है, तो बी की इस स्पीड बी जो है वो बी नॉट माइनस बी माइनस आर नॉट ओमेगा ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि इस रॉड के दो इनकी इस स्पीड जो है वो इतना है, तो इस रॉड की स्पीड भी जो है वो यही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इस रॉड का कितना होगा? हाफ इस रॉड का मास m इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आ गया वी माइनस आर नॉट ओमेगा का होल स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड। अब इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? अब इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड करने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये रॉड की जो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना ऊपर गई। अगर ये डेल्टा एच हाइट जो है वो ऊपर गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एम जी डेल्टा एच होगा। तो ये डेल्टा एच कैसे आएगा? तो देखो पहले ये इन ए जो है वो यहां पे था, अब ये इन ए जो है वो जब ये घुमा ऐसे तो ए जो है वो यहां से यहां आ गया, तो अब ये इन ए मान लो यहां पर है और ये बी जो है वो यहां पर है, तो ये रॉड जो है अब पैरेलल टू ग्राउंड ही है, तो ये रॉड वैसे है। तो अगर ये पॉइंट ए घूम के यहां अगर आ गया तो यहां से यहां तक लेंथ कितना है? आर नॉट, ठीक है ना। यहां पर आर नॉट था तो यहां भी आर नॉट होगा, तो ये हाइट कितना होगा फिर यहां से यहां तक? तो ये अगर थीटा अगर है तो ये जो हाइट है वो आर नॉट कॉस थीटा होगा। सो दिस हाइट विल बी आर नॉट कॉस थीटा। ध्यान दो यहां पर ये यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां आ गया, तो ये हो गया पॉइंट बी हो गया, ये हो गया पॉइंट ए। तो ये अगर आर नॉट है तो ये भी जो है वो आर नॉट होगा, और इस ट्राइंगल में ये अगर आर नॉट है तो ये होगा आर नॉट कॉस थीटा, और यहां से यहां तक आर नॉट है, तो ये चेंज इन हाइट कितना होगा? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो होगा वो होगा आर नॉट माइनस आर नॉट कॉस थीटा, ये होगा आर नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बी विद द चेंज इन हाइट। अगर डेल एच को अगर यहां अगर पुट करें तो ये हो गया हाफ एम, वी को हम लिख रहे हैं आर ओमेगा, ठीक है। तो यहां से ओमेगा जो है वो बाहर आ गया, तो ये हो गया आर माइनस आर नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, और डेल एच के प्लेस पे आ गया आर नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ रॉड। अब हम लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो कितना होगा? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो
एनर्जी ऑफ रॉड प्लस एनर्जी ऑफ दिस टू सिलेंडर्स, एनर्जी ऑफ रॉड तो इतना हो गया, ये प्लस एनर्जी ऑफ टू सिलेंडर्स, तो ये आया था 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द ई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी एंड फॉर प्योर रोलिंग dt अपॉन dt इज 0. तो d अपॉन dt इतना जो है वो 0 होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में एनर्जी जो है वो हमेशा ही कंजर्व होता है. तो इसको हम कहते होगा हाफ एम आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी हो गया. ये हो गया एम जी आर नोट इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी डी टी हो गया. और ये हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो 0 हो गया. तो हम अगर यहां अगर आए तो हाफ एम आर माइनस, तो यहां से 2 कट गया, तो यहां से हाफ कट गया ये, तो आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सलरेशन. तो यहां से अल्फा आ गया. ठीक है, और यहां से ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, और डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड ओमेगा. तो यहां से आ गया एम जी आर नोट और साइन थीटा. क्योंकि हम एसएचएम का कंडीशन डिराइव कर रहे हैं, तो ये थीटा जो है बहुत कम है, तो साइन थीटा जो है वो टेंस टू थीटा है यहां पर. तो एम जी आर नोट थीटा हो गया यहां. ठीक है, डी और डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा हो गया, और यहां से आगे 2 कट गया, 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये हो गया अल्फा. तो ये हो गया 0. तो यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा, तो ये कट गया यहां से. तो अल्फा की वैल्यू आ गई, कितना आ गया, माइनस एम जी आर नोट थीटा बाई 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर इंटू बस इतना ही एम आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी द अल्फा. अब देखोगे क्या ये अल्फा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है. अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो अगर इस फॉर्म में हो तो ये एसएचएम होता है. सो दिस इज द एसएचएम. और ओमेगा की वैल्यू होगी रूट कितना होगा, तो ओमेगा जो है वो हो गया रूट एम जी आर नोट बाई 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर. ठीक है, तो टाइम पीरियड फिर कितना इसमें होगा बताओ. टाइम पीरियड इसमें होगा 2 पाई बाई ओमेगा. तो 2 पाई बाई ओमेगा मतलब ये हो गया 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर बाई एम जी आर नोट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस. अब एक ऐसा डाउट जो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकती है, ए और बी तो राइट की ओर मूव हो रहे हैं. देखो बी माइनस आर नोट ओमेगा जो है वो राइट की ओर है, पर ए पॉइंट लेफ्ट क्यों आ रहा है और बी पॉइंट जो है वो लेफ्ट क्यों आ रहा है. ए जो है वो ऐसे क्यों नहीं आ रहा है इस ओर, और बी जो है वो ऐसे क्यों नहीं आ रहा है. सोचो, क्योंकि इसमें ए पॉइंट और ये सी पॉइंट दोनों ही राइट की ओर तो मूव हो रहे हैं. हम अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो ए और बी जो है वो दोनों ही जो है वो राइट मूव हो रहे हैं, पर ए की स्पीड जो है वो सी से कम है. सी की स्पीड जो है वो आर इंटू ओमेगा है, और ए की है कितनी है, ए की आर माइनस आर नॉट ओमेगा. तो देख रहे हो कि इस पॉइंट की स्पीड जो है वो सी से कम है, तो भले ही दोनों राइट की ओर मूव हो रहे हैं, पर ए जो है वो सी से हमेशा ही पीछे रहेगा. पीछे रहेगा तो ये पॉइंट जो है वो यहां पे आएगा. तो
ये एक बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हमें फोर्सेज और टॉर्क से कोई मतलब नहीं है। इसमें हिंज ने रॉड पे कितना फोर्स दिया, रॉड ने सिलेंडर पे कितना फोर्स दिया, उनका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, फिर वहां से ये अल्फा आता। तो उस झंझट में न पड़ के हम डायरेक्टली एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व किया। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।